देखो बच्चों, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दो। जैसे अभी हम लोगों ने ये मल्टीनोमियल थ्योरम को पढ़ा था, है ना, पावर n। तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखो सिग्मा, ठीक है, और n फैक्टोरियल अपॉन देखो x1 की पावर r1, x2 की पावर r2 और xk की पावर rk, और नीचे था r1 का फैक्टोरियल, ठीक है, R2 का फैक्टोरियल, Rk का फैक्टोरियल और R1 प्लस R2 प्लस Rk बराबर n था। इन सब का सम ध्यान दो। अब देखो जैसे क्या होता है, अब जैसे इस एक्सपेंशन में हमसे पूछा जाए कितने टर्म्स आएंगे, कि भाई इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, तो देखो ध्यान दो, हमें R1 R2 की अलग अलग वैल्यू चाहिए और इनका सम n चाहिए, है ना। जब तक R1 R2 Rk का सम n होता रहेगा हमें अलग अलग टर्म मिलते रहेंगे, है ना। मान लो हमने, अब इसका मतलब देखो ये हुआ कि हमें अगर इसके नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो हमें ये चाहिए इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम ये ले लें x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10, है ना। तो क्या होगा, देखो सिग्मा x की पावर r, y की पावर s और z की पावर k, है ना। और देखो क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल k फैक्टोरियल और r प्लस s प्लस k का सम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई r s k ऐसे लेने हैं कि इनका सम 10 हो जाए। जैसे कि मान लो अब r को 2 ले लो, s को 3 ले लो, k को 5 ले लो या r को 3 ले लो, है ना। तो अब आपको ये चाहिए कि भाई r प्लस s प्लस k का सम 10 होना चाहिए। r s k कुछ भी लें, हो सकता है हम r को 10 ले लें, s k को 0 0 ले लें, हो सकता है हम s को 8 ले लें, इसको 1 ले लें, इसको 1 ले लें, हो सकता है हम इसको 9 ले लें, इसको 1 ले लें, इसको 0 ले लें, ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो आप याद करो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि अप टू एक्स आर बराबर एन होता था। तो हम कहते थे कि भाई इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, है ना, नंबर ऑफ सोल्यूशन, जहां पर x1 और x2 और xr जो है ये सब के सब 0 से लेकर के n तक हो सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम क्या बताते थे, तो हम कहते थे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये हम अपना कॉन्सेप्ट पढ़ते थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और ये फार्मूला वहां पर कई जगह पर आया था, बिल्कुल यही यहाँ पर लाना है। हमें ये देखना है कि भाई R1 R2 Rk के इक्वल टू n के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। जितने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उतने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब जितने आर एस के सॉल्यूशंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्योंकि हम आर एस के कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ले कि इनका सम 10 होना चाहिए बस। तो देखो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। तो यही इसके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यही देखो हमारे इसके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, मतलब जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई इस एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो इस एक्सपेंशन में इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ये फार्मूला हमें याद कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल वही है जो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ते थे, आपको याद होगा, है ना, कि एक जैसी चीजें अलग अलग लोगों में बांटने में भी यही फार्मूला अपना काम आता था, वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था। तो देखो जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाए कि भाई इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तो देखो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो क्या होगा 12c2, है ना, n हो गया 10, r हो गया 3, तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन मतलब 12c2। और 12c2 का वैल्यू क्या होगा, 12 इंटू 11 अपॉन 2, तो देखो 66 आंसर हो जाएगा, है ना। वही n हो गया 10, r हो गया 3, है ना, n हो गया 10, r हो गया 3, तो 10 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो 12c2। और 12c2 की देखो वैल्यू ये होती है
तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाएंगे 66। ठीक है, तो ऐसे हमें देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। लेकिन ध्यान रखना नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स हैं ये। अब जैसे मान लो अगर हम ये ले लें 1 + x + x² और पावर 10 करें और आपसे कहें कि इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स बताइए, तो अब नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स 66 नहीं होंगे। ध्यान देना, देखो वजह ये है क्योंकि इसमें भी x आ रहा है, इसमें कई जगह ऐसी होंगी जहां पर x आपस में मिलकर सेम पावर बना देंगे। जैसे कि मान लो हो सकता है एक जगह x की पावर 12 मिले, है ना, हो सकता है एक जगह x की पावर 6 मिले, फिर हो सकता है आगे चल के फिर एक जगह x की पावर 6 मिले, तो ये दोनों x की पावर 6 आपस में जुड़ करके सेम टर्म बना देगी। इसीलिए अब इसके एक्सपेंशन में ये नंबर ऑफ टर्म 66 नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, देखो जितने टर्म आएंगे सबकी पावर्स अलग अलग होंगी, वो आपस में जुड़ नहीं सकते, है ना। इसमें क्या होगा, देखो इस वाले एक्सपेंशन में जितने भी x y z के टर्म्स आएंगे सब में x की पावर अलग अलग होंगी, वो आपस में ऐड होकर के नया टर्म नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें देखो इस प्रकार के चांसेस हैं कि आपस में ऐड होकर नया टर्म बना दें। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ये फार्मूले से नहीं निकलेंगे, इसमें फिर हमें दिमाग लगा करके और तरीकों से निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला तब है जब देखो यहाँ पर सारे टर्म अलग अलग हैं। अब दो टर्म अगर एक जैसे हैं तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला ये नहीं रहेगा, है ना, फिर हमें थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा करके चीज़ों को निकालना पड़ जाएगा, है ना। देखो जैसे इसमें हम अगला क्वेश्चन देखो यही करते हैं कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं कितने होंगे, देखते हैं कितने आएंगे। ठीक है, तो अब देखो वजह ध्यान रखना कि इसमें अलग अलग जगहों पर x की सेम पावर बन सकती है। हो सकता है सेकेंड टर्म में x की पावर 6 बने, फिर हो सकता है सेवेंथ टर्म में भी x की पावर 6 बन जाए, या हो सकता है थर्ड टर्म में x की पावर 8 बने, हो सकता है नाइन्थ में भी x की पावर 8 बन जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला ये सीधे सीधे हमें नहीं लगाना है, ध्यान दो। ठीक है, लिखो जरा पहले इस बात को।